तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ओजोन लेयर को। ठीक है, तो हमने जब पढ़ा था लास्ट क्लास में डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ को, तो हमने देखा था जो सबसे लोएस्ट लेयर है वो कौन सा था, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड लेयर था वो था स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर में ही हमने पढ़ा था कि ओजोन लेयर मौजूद है। ठीक है, तो ओजोन लेयर कंपेयर टू स्ट्रेटोस्फेयर काफ़ी पतला होगा। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर अराउंड 30 किलोमीटर विड्थ था, लेकिन ओजोन लेयर काफ़ी पतला होता है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब ओजोन लेयर के बारे में चलिए डिटेल में आते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ओजोन है क्या। ठीक है, तो ओजोन एक कंपाउंड है ऑक्सीजन का। तो जिस तरह ऑक्सीजन का O2 मॉलिक्यूल हम सांस लेते हैं, उसी तरह ऑक्सीजन का O3 मॉलिक्यूल जो होता है वो होता है ओजोन। ठीक है, इसमें 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से ये बना रहता है। तो ये तो हो गया केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब पढ़ते हैं इसका रोल क्या है हमारे ज़िंदगी में। तो ये हमें जो सन के यूवी रेज होते हैं, हार्मफुल यूवी रेज, उनसे बचाता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यूवी रेज जब सन के आते हैं, ठीक है, तो वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट करते हैं। ठीक है, इसे आपको डिटेल में नहीं जानना है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, लेकिन आप बस ये जानिए कि एक तरह से ओजोन लेयर जो है यूवी रेज को आगे नहीं बढ़ने देता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है यूवी रेज को। ठीक है, तो यूवी रेज क्यों हार्मफुल है हमारे लिए। तो यूवी रेज स्किन कैंसर करता है, इसके अलावा हमारे आई के जो रेटिना है उसे भी हार्म करता है। ठीक है, तो इसमें आप प्रोलॉन्ग्ड आपका अगर इसमें आप रहेंगे मौजूद, ठीक है, यूवी रेज के एक्सपोजर आपको प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होगा तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, और इससे हमें ओजोन लेयर बचाता है। ठीक है, लेकिन ओजोन लेयर को भी डिफरेंट गैसेस जो हैं वो डिप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और हम काफ़ी पोल्यूटेंट कंटिन्यूसली छोड़ रहे हैं अपने एटमॉस्फेयर में, और वो धीरे धीरे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। तो जानते हैं कौन कौन से वो गैसेज हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट गैस है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म CFCs कहा जाता है, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक है फ्रियॉन। ठीक है, तो ये एक केमिकल रेफ्रिजरेंट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हो गया इसका हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो HCFC और CFC ये दोनों मेजर कंपोनेंट है जो कि ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, मेजर कंपोनेंट। इसके अलावा कुछ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यानी NOx भी डिप्लीट करते हैं हल्का फुल्का ओजोन लेयर को। ठीक है, और इसके अलावा रेडियो एक्टिव वेस्ट्स जो होते हैं वो भी थोड़ा मोड़ा डिप्लीट करते हैं। ठीक है, लेकिन मेजर जो क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं जो 90% डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर का, वो CFCs और HCFC से हो रहा है। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये रेफ्रिजरेशन में पाए जाते हैं। ये आपको AC के अंदर मिलेंगे। ठीक है, एज ए रेफ्रिजरेटर के अंदर मिलेंगे। इवन आपको रॉकेट बोल रहे हैं, जो सुपरसोनिक जेट इंजन होते हैं, ठीक है, एरोप्लेन का, एयरक्राफ्ट का, उनके इंजन से भी ये इमिट होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ओजोन लेयर के बारे में। तो ओजोन लेयर जो उसमें होल बना है वो कहाँ है, आपको याद रखना है, अंटार्कटिका जो है कॉन्टिनेंट साउथ पोल में, उसके ऊपर में ओजोन होल बना है। ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिप्लीशन वहीं पे हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया ओजोन के बारे में। अब पढ़ते हैं डस्ट पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है उनका क्या रोल है। ठीक है, एक तरह से हमारे डे टू डे लाइफ में। ठीक है, नेचुरल फिनोमेना कौन कौन से होते हैं डस्ट पार्टिकल्स के कारण। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल्स कहाँ मौजूद है, हमने पढ़ा था कि ट्रोपोस्फेयर में मेजर जो है वो डस्ट पार्टिकल मौजूद है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में हमने पढ़ा था डस्ट पार्टिकल के अलावा डिफरेंट गैसेस का भी डेंसिटी हाई है, और इसी कारण ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा जनरेट होता है। वेदर के फिनोमेना ज़्यादा वहीं पे ट्रोपोस्फेयर में पाए जाते हैं, और इसलिए एरोप्लेन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है, क्योंकि वहाँ उसे ना डस्ट पार्टिकल मिलेगा ना ड्रैग फोर्स मिलेगा गैसेस से, तो आराम से बिना फ्रिक्शन फ्री ऑलमोस्ट उड़ सकता है। ठीक है, ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस होता है। तो ये तो हो गया डस्ट पार्टिकल्स के बारे में। डस्ट पार्टिकल्स का रोल पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला रोल जो होता है वो अर्थ को वार्म रखने में डस्ट पार्टिकल का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो डे में तो सन से हीट मिल जाती है अर्थ को। ठीक है, लेकिन रात के समय वो सन से अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। अर्थ का जो पार्ट है वो गर्म कैसे रहता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है। ठीक है, जो डस्ट पार्टिकल है और जो डिफरेंट गैसेज है ट्रोपोस्फेयर को, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसके कारण जो नाइट टेम्परेचर है वो भी वार्म रहता है। ठीक है, तो इस इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, एक तरह से हीट को ट्रैप कर लेना, हीट अंदर आए अर्थ की सरफेस से लेकिन रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं जाए, बल्कि हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर रह जाए, तो उसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक और फिनोमेना होता है नेचुरल के कारण, जो स्काई है वो ब्लू क्यों अपीयर होता है, ये क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा, ब्लू लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। तो आपको पता होगा जो सन का लाइट है वो 7 रंगों से बना हुआ है, तो उसमें जो ब्लू लाइट है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, इसीलिए वो स्कैटर हो जाता है और ब्लू लाइट अपीयर होता है आसमान। ठीक है, लेकिन अब वही डस्क और डॉन में, यानी सुबह का वक्त और जो शाम का वक्त है, उसमें हमें लाल दिखाई देता है आसमान। ऐसा क्यों? तो इसमें क्या होता है, जितना भी ब्लू लाइट है वो सारे स्कैटर हो जाते हैं। ठीक है, इस टाइम में जो थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर वो बढ़ जाता है,
ऐसा कैसे थिकनेस बढ़ जाता है, इसको मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब सन ओवरहेड है, यानी हमारे जस्ट ऊपर आफ्टरनून का टाइम है, तो आप देख सकते हैं जो थिकनेस पड़ रहा है वो काफ़ी कम है। लेकिन जब सन डॉन या डस्क में है, ठीक है, जब उग रहा है या फिर अस्त हो रहा है, तो देख सकते हैं जो थिकनेस यहाँ पे एटमॉस्फेयर का उसे पार होना पड़ रहा है पॉइंट पहुँचने में, वो ज़्यादा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम T2 करें और T1 कंसिडर करें आफ्टरनून और डस्क को, तो T2 जो है वो काफ़ी ज़्यादा है T1 के कंसिडरेशन में। ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है कि जो डॉन और डस्क में जो मैक्सिमम लाइट है वो स्कैटर होते होते खत्म हो जाते हैं ब्लू लाइट, और रेड लाइट हमें पेनिट्रेट करके पहुंच जाता है। रेड लाइट का पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है और ब्लू लाइट का स्कैटरिंग पावर ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं कि किस किस लाइट के क्या क्या पेनिट्रेटिंग पावर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्या क्या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होते हैं। ठीक है, अभी के लिए बस ये जानिए कि ब्लू लाइट स्कैटर होता है, इसके कारण ब्लू अपीयर होता है आसमान, और सुबह और शाम के वक्त में रेड अपीयर होता है क्योंकि रेड लाइट पेनिट्रेट कर जाता है और सारा ब्लू लाइट स्कैटर हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।